जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया और जबरदस्त होंगे। आपके क्लासेस रतन क्लासेस का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के ले आया हूं क्लास 10th का मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 30 का 30 क्वेश्चन लेकर आया हूं। जो यही क्वेश्चन सेम टू सेम जेक बोर्ड में पूछा जाएगा। यदि आप लोग ऑब्जेक्टिव में 30 का 30 नंबर पक्का करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखना मत भूलें। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? सूत्र क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? तो हमेशा याद रखना है, उत्तर जो आप लोग का होगा पाई आर एक्स वाई। ये पाई आर एक्स वाई वृत्त का क्षेत्रफल है। वृत्त का क्षेत्रफल है। और जो आर है, ये जो आर है वो वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त की त्रिज्या है। इसी में याद रखिएगा d इज इक्वल टू 2r होता है। ये वृत्त है, ये वृत्त है। वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से परिधि तक जाने वाला रेखा को, वृत्त के केंद्र से परिधि तक जाने वाला रेखा को त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। तो क्वेश्चन छपने को मिलता है कि वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से, केंद्र से परिधि तक, परिधि तक जाने वाले, जाने वाले रेखा को त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या कहते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? पाई आर एक्स वाई। ये पाई आर एक्स वाई वृत्त का क्षेत्रफल है। आर जो है वो वृत्त का त्रिज्या है। इसलिए इसलिए d इज इक्वल टू 2r होता है। यानी जो व्यास होगा वो त्रिज्या का दुगुना होगा। वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र को हम मानते हैं, तो वृत्त के केंद्र से परिधि तक जाने वाला रेखा को त्रिज्या बोलते हैं। परिधि किसको बोलते हैं? ये परिधि है, ये वृत्त का परिधि है। इसी में और क्वेश्चन को याद रखिएगा कि वृत्त का परिधि क्या होता है। वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है? वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है? तो वृत्त का परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर। अब वृत्त का परिमाप क्या होता है? वृत्त का परिमाप भी क्या होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर। और वृत्त का अर्ध परिमाप क्या होता है? अर्ध परिमाप क्या होता है? अर्ध परिमाप होता है पाई आर प्लस 2r। पाई आर प्लस 2r। यानी वृत्त का जो अर्ध परिमाप है, वृत्त का जो अर्ध परिमाप है वो हमेशा याद रखना है पाई आर प्लस 2r। पाई आर प्लस 2r यानी वो वृत्त का परिमाप का आधा होता है। वृत्त का जो अर्ध परिमाप होगा वो वृत्त के परिमाप का आधा होगा। और क्या होगा? वो व्यास का योग होगा। और व्यास का योग होगा, उसी को हम बोलते हैं वृत्त का अर्ध परिमाप। बात को हमेशा रखना, वृत्त का जो अर्ध परिमाप होगा वो वृत्त के परिमाप का आधा होगा और व्यास का योग होगा। दूसरा क्वेश्चन है,
एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल क्या होगा जिसका परिधि 22 सेंटीमीटर है। बताइए एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका जो परिधि है वो 2 पाई आर है। यानी ये समझिए ये आपका वृत्त है, तो वृत्त का परिधि दे रखा है, वृत्त का परिधि दे रखा है 22 सेंटीमीटर। और आप लोग जानते हैं कि वृत्त का परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। और वृत्त के केंद्र से परिधि तक जाने वाला रेखा को त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। तो वृत्त का परिधि कितना दिया है? 22 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7। आर हमको ज्ञात करना है। 22 इंटू 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 44 इंटू आर। ये 44 आर के साथ गुणा में है तो ये आ जाएगा भागा में। क्या आ जाएगा? भागा में। इसका मतलब है 22 का पढ़म 44 कितना बार में? 2 बार में। तो आर का मान कितना गया? 7/2 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में यहां पूछ रहा है वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है, याद रखना है आप लोगों को, 1/4 r²। तो 1/4 का 1/4, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना दिया? 7/2 का होल स्क्वायर। अब क्या करना है? ये 2 बार में, अरे 11 बार में, तो 11/14 हो गया, 7 का होल स्क्वायर 49, 2 का होल स्क्वायर 4। इसको क्या करते हैं? 7 का पढ़ा में 49 7 बार में, 7 का पढ़ा 14 2 बार में। तो यहाँ आप लोगों को जो आंसर आया है वो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया वृत्त का चतुर्थांश। ये वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना आ गया? 27/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकला है। दिल न लगई हा अब जान भुला जई हा। गाना पसंद आ रहा है दोस्तों? हाँ सर, गाना पसंद आ रहा है। इसी तरह आप क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए, गाना आपको इसलिए हम लोग को पसंद आएगा। वही तो कर रहा हूँ दोस्तों, आप लोगों के लिए ही मैं तो काम करता हूं। मैं तीसरा दिया है वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाले रेखा को
क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाले रेखा को क्या कहते हैं? आइए जानते हैं। ये वृत्त है, ये भी वृत्त है और ये भी वृत्त है। तो हम देखते हैं कि वृत्त के दो बिंदु, वृत्त के दो बिंदु, एक बिंदु ये मान लेता हूं और दूसरा बिंदु ये, एक बिंदु ये मान लेता हूं, दूसरा बिंदु ये मान लेता हूं, एक बिंदु ये मान लेता हूं और दूसरा बिंदु ये मान लेता हूं। अब देखिए, यदि ये बिंदु इस बिंदु को मिलाते हैं, इससे और आगे खींच सकते हैं, ये बिंदु इस बिंदु से मिलाते हैं और ये बिंदु इस बिंदु से मिलाते हैं, तो हमें यहां देखने को मिल रहा है कि जब वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाला जो रेखा होता है वो वृत्त को दो भागों में बांटता है। वृत्त को कितने भागों में बांटता है? दो भागों में बांटता है। उसी को बोलते हैं छेदक रेखा। यानी वो रेखा जो वृत्त को दो भागों में बांटता हो, वृत्त को दो भागों में बांटता हो, उन्हीं को हम बोलते हैं छेदक रेखा। यानी वृत्त के दो बिंदुओं से गुजरने वाली जो रेखा होती है और वह रेखा वृत्त को दो भागों में बांटता हो, उन्हीं को हम बोलते हैं छेदक रेखा। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? छेदक रेखा। क्या होगा? छेदक रेखा। ये जो रेखा होगा वो छेदक रेखा होगा। क्या होगा? छेदक रेखा। छेदक रेखा। आप लोग का चौथा प्रश्न है, किसी अर्धवृत्ताकार खेत का व्यास, अर्धवृत्ताकार खेत का व्यास 24 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? उसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्या होगा? किसी अर्धवृत्ताकार खेत का व्यास 24 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो अर्धवृत्ताकार क्या होता है? अर्धवृत्ताकार, ये अर्धवृत्ताकार, ये है अर्धवृत्ताकार। तो अर्धवृत्ताकार खेत का जो व्यास है यानी 24 सेंटीमीटर दिया, कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। तो इसका आपको क्षेत्रफल पूछा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? यानी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम लिख सकते हैं, अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो वृत्त के क्षेत्रफल का आधा होगा। वृत्त के क्षेत्रफल का क्या होगा? आधा। वृत्त के क्षेत्रफल का आधा होता है, इसलिए दो से भाग करते हैं। अब वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था? पाई आर स्क्वायर बट्टे 2। लेकिन यहां आप लोगों को जो व्यास दिया है वो 24 सेंटीमीटर दिया है। मैंने आप लोगों को त्रिज्या और व्यास में संबंध बताया था। त्रिज्या और व्यास में संबंध क्या था? d = 2r, और d का मान 24 दिया है, ये 2 यहां आ जाएगा बराबर r। तो 24 जो होता है वो 2 का फलन कितना बन रहा था? 12 बार में। तो r का मान कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। r का मान कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। तो पाई का मान 22/7, r का मान 12। 12 का होल स्क्वायर कितना होता है? 12 का होल स्क्वायर × 2 हो जाएगा,
22/7×14 और 22 का लसागु कितना था 144, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब यहां हमको देखना है, अब 144 को 22 से गुना करेंगे, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2, कुछ नहीं करना होगा, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 का 2, 8 8 8 16 का 6 बजे में 1, 8 2 10 और 1 11 बजे में 1, 2 और 1 3, 2100 कितना आ गया है 2168/14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया 2168/14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्षेत्रफल निकल आया अर्धवृत्त का। पांचवा क्वेश्चन है, आधार बहुत समानुपातिक आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय को क्या कहते हैं, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय को क्या कहते हैं, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय को क्या कहते हैं, तो इन्हीं को हम बोलते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय को हम थेल्स प्रमेय कहते हैं, थेल्स प्रमेय कहते हैं। और बच्चों थेल्स प्रमेय क्या होता है, आप लोग थेल्स प्रमेय पढ़े होंगे, थेल्स प्रमेय में आप लोग ये पढ़े होंगे, थेल्स प्रमेय क्या होता है, थेल्स प्रमेय जो आपका होता है वो किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उस त्रिभुज के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, दो बिंदुओं पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि उनकी जो भुजाएं हैं एक ही अनुपात में समानुपाती होता है। किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उस त्रिभुज के दो बिंदुओं पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि उनकी जो भुजाएं होती है वो एक ही अनुपात में समानुपाती होती है। एक ही अनुपात में क्या होता है बच्चों, समानुपाती होती है। ये आपका थेल्स प्रमेय, एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का मैंने नाम दे दिया ABC। अब इस त्रिभुज की एक भुजा के समांतर हम एक रेखा खींचते हैं और ये जो रेखा इस प्रकार जो खींचा है कि इस त्रिभुज के दो बिंदुओं पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि जो उनकी जो भुजाएं हैं वो एक ही अनुपात में समानुपाती होती है, यानी
AD बटे BD बराबर AE बटे EC। यही आपका आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहलाता है, और इन्हीं को हम थेल्स प्रमेय कहते हैं। फिर समझना है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय को क्या कहते हैं? थेल्स प्रमेय कहते हैं। थेल्स प्रमेय क्या होता है? किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा उस त्रिभुज के दो बिंदुओं पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि उनकी जो भुजाएं होती है वो एक ही अनुपात में समानुपाती होती है। छठा क्वेश्चन है, समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं, संगत भुजाएं, संगत भुजाएं खाली स्थान होती है। समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं खाली स्थान होती है, तो बताइए, जब त्रिभुज समरूप हो तो उनकी जो संगत भुजाएं वो होती है वो क्या होती है? समानुपाती होती है। क्या होती है? समानुपाती होती है। समानुपाती होती है। जी हाँ दोस्तों, दो समरूप त्रिभुज मान लेता हूं, त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज DEF। तो समरूप त्रिभुज, जब त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के समरूप होता है तो जो इनकी जो संगत भुजाएं होती है वो समानुपाती होती है। यानी AB जो होगा वो DE के इक्वल हो जाएगा, BC जो होगा वो EF के इक्वल हो जाएगा, और जो AC होगा वो DF के इक्वल हो जाएगा। तो यहां हमें क्या प्राप्त होता है? तो समरूप त्रिभुज के जो संगत भुजाएं होती है वो समानुपाती होती है। यानी AB बट्टा DE हो जाता है, बराबर हो जाएगा BC बट्टा EF के, बराबर AC बट्टा DF। तो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो जो उनकी जो संगत भुजाएं होती है वो समानुपाती होती है। 7 क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार प्रश्न है। समकोण त्रिभुज में कर्ण, समकोण त्रिभुज में कर्ण 13 सेंटीमीटर और एक भुजा 12 सेंटीमीटर, तो शेष भुजा की लंबाई क्या होगी? लंबाई क्या होगी? इसका आंसर आप लोगों को पता है? नहीं सर, हम लोग को पता नहीं है। तो पता नहीं है, ध्यान से देखना है।
समकोण त्रिभुज को पहले समकोण त्रिभुज खींचते हैं। समकोण त्रिभुज में एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो कर्ण होता है। तो कर्ण आप लोग को कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर। और इसमें एक भुजा दिया, मान लेते हैं एक भुजा ये है 12 सेंटीमीटर। इसका नाम देते हैं ABC। इसका मतलब है कि समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज से हमें एक पाइथागोरस प्रमेय मिलता है। तो समकोण त्रिभुज में त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और यहां पर AC जो दिया है 12 सेंटीमीटर है, और BC जो दिया है, AC जो दिया है वो 13 सेंटीमीटर है, और BC जो दिया है 12 सेंटीमीटर है। तो यहां से हमें पाइथागोरस प्रमेय निकल आता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? ACXY इज इक्वल टू ABXY प्लस BCXY। AC का मान कितना दिया? 13, तो 13 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB नहीं पता है, प्लस BC का मान कितना दिया? 12, तो 12 का होल स्क्वायर। 13 का होल स्क्वायर क्या होता है? 13 का होल स्क्वायर 169, AB का होल स्क्वायर 12 का होल स्क्वायर 144। अब क्या करना है? 169 यहीं रह जाएगा, प्लस 144 से इक्वल की इधर है तो माइनस 144 बराबर ABXY। अब 169 में 144 चला जाएगा तो 25 बचेगा इज इक्वल टू ABXY। अब 25 का गुणनखंड कीजिएगा तो 25 का गुणनखंड कीजिएगा 5 × 5, तो 5 कितना बराबर? 2 बराबर, तो 5 का होल स्क्वायर कर देना है। और AB का अक्सवार कट गया, तो AB का मान कितना आया? 5 सेंटीमीटर। यही आपका जो AB है वो 5 सेंटीमीटर है। यही आप लोगों को निकालने बोल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अठवां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अठवां क्वेश्चन पूछ रहा है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो एक वृत्त मानता हूं मैं, वृत्त का केंद्र O मान लेता हूं। वृत्त के बाह्य बिंदु से, वृत्त का बाह्य बिंदु ये मान लेता हूं। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो वृत्त पर बाह्य बिंदु से मात्र 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। यदि हम बात करें वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों। इसलिए मैं बता रहा हूं आप लोग को वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है।
तो वृत्त पर अनगिनत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। वो कैसे सर? वृत्त का कोई भी बिंदु से हम कोई भी बिंदु, वृत्त का ये बिंदु, वृत्त का ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, तो वृत्त के कोई भी बिंदु से, वृत्त के इस बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, वृत्त के इस बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, वृत्त के इस बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, वृत्त के इस बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, वृत्त के इस बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, वृत्त के इस बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो अनगिनत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अनगिनत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। यदि हम बात करें वृत्त पर कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, यदि हम बात करें वृत्त पर कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, खींची जा सकती है, तो जो आप राइट आंसर लिखना है वो लिखना है आप लोग को केवल दो समांतर रेखाएं, केवल दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। वो कैसे सर? तो यदि हम बात करें ये वृत्त है, ये वृत्त है, तो वृत्त है, वृत्त के एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा इससे होकर गुजरती है, वृत्त के इस बिंदु से एक स्पर्श रेखा इससे होकर गुजरती है, इस बिंदु को स्पर्श बिंदु बोलते हैं, स्पर्श बिंदु बोलते हैं, और ये जो रेखा है वो स्पर्श रेखा है। तो वृत्त पर कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो केवल दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है वृत्त पर। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है, इसलिए मैं 30 क्वेश्चन लेकर आया हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन छपने वाला है चेक बोर्ड में। यदि आप लोग चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव में 30 का 30 नंबर उठाएं तो इस वीडियो को देखना मत भूलें, और जितना जल्दी हो यह वीडियो फेसबुक इंस्टाग्राम दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि यह वीडियो सभी के लिए एक सफलता का मार्ग बने। तो हम चलते हैं 9 क्वेश्चन की ओर। नया क्वेश्चन है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखाएं उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, किसी वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है? तो ये वृत्त है,
और वृत्त का स्पर्श रेखा ये होता है। तो वृत्त का जो स्पर्श रेखा है तो उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है? तो ये वृत्त का स्पर्श रेखा है, ये वृत्त है। तो वृत्त का जो स्पर्श रेखा होता है वो वृत्त के एक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है? एक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। आप लोग देख रहे हैं कि नहीं? ये जो है वो ये स्पर्श रेखा है। ये क्या है? स्पर्श रेखा है। तो वृत्त का जो स्पर्श रेखा होता है वो वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है? तो केवल एक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। टेन क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। टेन क्वेश्चन है। 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त के दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होगी? तो वृत्त के दो समांतर स्पर्श रेखा है, मैंने पहले भी बता दिया था आप लोगों को। ये वृत्त है, वृत्त के दो स्पर्श समांतर रेखाएं, इनके जो बीच के जो दूरी होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी। और यहां पर आप लोगों को जो त्रिज्या दे रखा है वो आर बराबर कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। तो डी इज इक्वल टू क्या था? 2r। तो हमें इनके बीच की दूरी चाहिए, तो 2 इंटू आर का मान कितना था? 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब है वो 20 सेंटीमीटर आएगा। तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के दो समांतर स्पर्श रेखाओं के जो बीच की दूरी होगी वो 20 सेंटीमीटर होगा। कितना सेंटीमीटर होगा? 20 सेंटीमीटर। जी हाँ, 20 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों, इलेवन क्वेश्चन है। सभी वृत्त होते हैं। सभी वृत्त जो होते हैं दोस्तों वो समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप। इसी में और क्वेश्चन छापिएगा। कि भुजाओं के समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप हैं। दो बहुभुज समरूप है यदि उनके संगत भुजाएं क्या होती है? यदि उनके संगत भुजाएं समानुपाती होती है। समरूप होते हैं।
समान भुजाओं वाले संख्या, समान भुजाओं वाले संख्या दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। क्वेश्चन आप लोगों को पूछ सकता है कि भुजाओं के समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाएं क्या होती है, तो उनकी जो संगत भुजाएं होती है वो समानुपाती होती है। इसी में एक और क्वेश्चन छपिएगा कि वह रेखा जो वृत्त को एक और केवल एक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता हो, केवल एक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा कहते हैं। समान भुजाओं वाली संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत जो भुजाएं होती है वो समानुपाती होती है। वह रेखा जो वृत्त को एक और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता हो उसको हम स्पर्श रेखा बोलते हैं। सभी वृत्त जो होती है वो समरूप होता है। इसी में एक और क्वेश्चन छापिएगा कि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। इसी में और क्वेश्चन छापिएगा सभी समबाहु त्रिभुज जो होता है वो समरूप होता है, समरूप होता है। ट्वेल्व क्वेश्चन है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? जानते हैं जीवा को, वृत्त का सबसे बड़ा जो जीवा होता है वो वृत्त के केंद्र से दोनों तरफ परिधि तक जाने वाला रेखा, यानी वृत्त के केंद्र से दोनों परिधि तक वृत्त के केंद्र से दोनों परिधि तक जाने वाला जो रेखा होता है उसी को हम बोलते हैं व्यास। और ये जो व्यास होता है वो वृत्त का सबसे बड़ा जीवा होता है, वृत्त का सबसे बड़ा जीवा होता है, बड़ा जीवा होता है। अब यहां बोलेंगे सर ये जो है बताइए त्रिज्या क्या होता है? तो वृत्त के केंद्र से परिधि तक जाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं और वृत्त के केंद्र से दोनों ओर यानी वृत्त के केंद्र से दोनों ओर जाने वाली रेखा को व्यास बोलते हैं। और D = 2R होता है। इन R और D के बीच यही रिलेशन
है। इसी में एक और क्वेश्चन छपना है कि समान संख्या वाले भुजा, समान यानी भुजाओं की समान संख्या वाले, भुजाओं की समान संख्या वाले, समान संख्या वाले दो बहुभुज, दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो, एवं उनकी संगत भुजाएं, उनके संगत भुजाएं समानुपाती हो, समानुपाती हो। ये आप लोगों को विशेष रूप से आकर लेना होगा। छठी क्वेश्चन है, बिंदु क्यों से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है, और केंद्र से, कहां से, केंद्र से, क्यों की जो दूरी है, क्योंकि केंद्र से, क्योंकि दूरी से 25 सेंटीमीटर है, तब वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। बिंदु क्यों से वृत्त की स्पर्श रेखाएं की जो लंबाई 24 सेंटीमीटर है, यानी ये वृत्त है, क्या ये वृत्त है, तो वृत्त का केंद्र O हो गया। तो बिंदु क्यों से किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा की जो लंबाई है, स्पर्श रेखा का जो लंबाई है वो कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर दिया है। और केंद्र से क्यों की दूरी से 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है, तो हमें इसको हम P बोलते हैं, क्या बोलते हैं, P, O P Q, यानी इसमें एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज के सामने वाला जो भुजा होता है वो कर्ण होता है, क्या होता है, कर्ण। तो यहां पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है, एक समकोण त्रिभुज, यानी ऐसे दिखाई दे रहा है, हमें क्या दिखाई दे रहा है, ऐसे दिखाई दे रहा है। ये हो गया आपका O हो गया, ये Q हो गया, ये P हो गया। जो OP जो आप लोगों को यहां दे रखा है, यानी
ओ क्यू जो दिया है वो 25 सेंटीमीटर दिया है, क्यू पी जो दिया है वो 24 सेंटीमीटर दिया है। हमको ओपी निकालना है और यहाँ समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है? समकोण त्रिभुज। तो देख लेते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ओ क्यू पी में ओ क्यू जो है वो 25 सेंटीमीटर है, क्यू पी जो है वो 24 सेंटीमीटर है। हमें ओपी का मान चाहिए और ये जो ओपी है वो वृत्त की त्रिज्या है। क्या है? वृत्त की त्रिज्या। तो यहां से हमें एक पाइथागोरस प्रमेय निकल रहा है। पाइथागोरस प्रमेय से ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल क्यू पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। ओ क्यू 25 का होल स्क्वायर 625, क्यू पी है 24 का होल स्क्वायर। 24 का होल स्क्वायर क्या होता है? तो 4 का होल स्क्वायर 16, 16 का 6 में 1, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 1 17, 17 के 7 में 1, 2 का होल स्क्वायर 4 और 1 5, 576, 576 ओपी स्क्वायर। अब देखिए 625 माइनस 576 इज इक्वल टू ओपी का स्क्वायर। अब 15 में 6 चला जाएगा तो 9 बचेगा, 11 में 7 चला जाएगा वो 4 बचेगा, यानी ओपी स्क्वायर। 49 का गुणनखंड करेंगे तो 7 का होल स्क्वायर होता है बराबर ओपी स्क्वायर। स्क्वायर कट गया तो ओपी का जो मान निकल आया है वो 7 सेंटीमीटर है, यानी ओपी का मान कितना निकल आया? 7 सेंटीमीटर। यही आपका वृत्त का त्रिज्या निकल आया 7 सेंटीमीटर। फोर्टीन क्वेश्चन। क्वेश्चन है अर्धवृत्त पर बना कोण का माप कितना होता है? का माप कितना होता है? तो अर्धवृत्त पर, ये अर्धवृत्त है, ये क्या है? अर्धवृत्त है, ये अर्धवृत्त है। तो यदि हम अर्धवृत्त की बात करें तो यहां पर एक त्रिभुज बनता है। तो अर्धवृत्त के केंद्र पर 180 डिग्री बनता है। कितना बनता है? 180 डिग्री बनता है। वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री बनता है? अर्धवृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री बनता है? 180 डिग्री बनता है। और हमेशा याद रखना है कि वृत्त का जो केंद्र होता है, वृत्त का अर्धवृत्त के केंद्र, अर्धवृत्त के केंद्र वृत्त के परिधि पर बना कोण का दोगुना होता है। दोगुना होता है।
अर्धवृत्त के केंद्र पर, अर्धवृत्त के केंद्र पर वृत्त के परिधि पर बना कोण का 2 गुना होता है। तो यहां 180 डिग्री है, तो वृत्त के परिधि पर जो कोण बनेगा वो कितना डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। मैंने यहां पहले ही बता दिया हूं, जो वृत्त के यानी वृत्त के जो परिधि जो पर बनेगा कोण और वृत्त के केंद्र पर जो बनेगा कोण वो केंद्र का आधा होगा। क्या होगा? आधा होगा। अब देखिए, हम जानते हैं कि अर्धवृत्त पर यानी अर्धवृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री बनता है? अर्धवृत्त के केंद्र पर 180 डिग्री बनता है। और यदि हम इसके परिधि पर देखते हैं इसका कोण कितना बनता है, तो जस्ट इसका आधा बनेगा। इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा है अर्धवृत्त पर जो बना कोण है का जो माप होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। यदि हम बात करें दोस्तों, यदि हम बात करें पंद्रहवां क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। तो वृत्त के दो समांतर स्पर्श रेखाओं की बीच की दूरी क्या होगी? बीच की दूरी क्या होगी? क्या होगी? ये वृत्त है, वृत्त के दो समांतर स्पर्श रेखा है, इनके बीच की दूरी को हम डी बोलते हैं। यह त्रिज्या दे रखा है, आर बराबर दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो जो डी है वो दो समांतर स्पर्श रेखा के बीच की दूरी है। तो डी बराबर क्या था? 2r। आर का मान कितना दिया? 7 दिया है, तो 14 सेंटीमीटर होगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? बताइए। यदि एक वृत्त की परिधि
एवं क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? वृत्त का परिधि जो है, वृत्त का जो परिधि है वो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। वृत्त के क्षेत्रफल के क्या है? बराबर। तो वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये पाई पाई कैंसिल हो गया, या 2r हो गया, और आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? आर इंटू आर। ये आर आर कैंसिल हो गया, आर का मान कितना आ गया? 2। 2 मात्रक ये आर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? क्या होगा? तो समबाहु त्रिभुज क्या बोलते, किसको बोलते हैं? जिसकी तीनों भुजा क्या हो? बराबर। तीनों भुजा क्या हो? बराबर। यानी इस भुजा को मैं यदि ए मानता हूं तो जो वही भुजा ए हो जाएगा। जितना ये होगा उतना ये होगा, उतना ये भी होगा। यानी समबाहु त्रिभुज की जो तीनों भुजा होती है, उनकी जो भुजा होती है एक दूसरे क्या होती है? बराबर होता है। इसका यदि हम क्षेत्रफल की बात करें तो √3/4 AXY, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। 18वां क्वेश्चन है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल क्या होगा इसका कोण 60 डिग्री है? 60 डिग्री है। एक वृत्त है, वृत्त केंद्र है, इनका क्या है? केंद्र है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो त्रिज्याखंड क्षेत्रफल त्रिज्याखंड बनेगा। और ये इस वृत्त पर जो त्रिज्या दिया है वो 6 सेंटीमीटर दिया है। तो और यहाँ कितना डिग्री बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पर हमें एक चीज प्राप्त हो रहा है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर अक्सवार थीटा बट्टे 360। पाई आर अक्सवार थीटा बट्टे 360 डिग्री। पाई का मान 22/7, आर का मान 6 का 36, थीटा का मान 60 डिग्री बट्टे 360 डिग्री। 36 का पारा में 360, 10 बार में 10 का पारा में 60, 6 बार में 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर निकल आया।
इसमें क्वेश्चन है वर्ग अंतराल 10 - 25 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? वर्ग चिन्ह क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों, वर्ग चिन्ह क्या होता है? वर्ग चिन्ह क्या होता है? वर्ग चिन्ह जो होता है वर्ग चिन्ह जो होता है वो अधिकतम मान प्लस न्यूनतम मान का आधा होता है। वर्ग चिन्ह जो होता है वो अधिकतम मान और न्यूनतम मान के सम का क्या होता है? आधा होता है। तो अधिकतम मान कितना दिया है? 25 और न्यूनतम मान कितना दिया है? 10/2। 25 और 10 35, 35/2, इसको काटिएगा तो 17.5, 17.5 ये आपका वर्ग चिन्ह निकला है। वर्ग चिन्ह कहने का मतलब होता है अधिकतम मान न्यूनतम मान का सम और उसको 2 से भाग कर देना है, ये आपका वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। इसमें क्वेश्चन दिया है आंकड़े 3, 4, 7, 6, 8, 7, 7 का माध्य ज्ञात कीजिए। का माध्य ज्ञात कीजिए। ये आंकड़ों आप लोगों को दे रखा है, इन्हीं आंकड़ों को क्या करना है? माध्य ज्ञात करना है। तो मैं आप लोगों को बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट देता हूं। सबसे माध्य जो होता है, माध्य को ही हम बोलते हैं औसत। औसत जो होता है वो बीच वाला नंबर की तलाश करता है। तो हम इसको देखते हैं। सबसे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में सजाना है, यानी बढ़ते हुए क्रम में सजाना है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 8। इससे बड़ा कौन है? 7, फिर 7, फिर 7, फिर 6, फिर 4, फिर 3। तो 3 इधर से चला गया और 3 इधर से चला गया। बीच का जो नंबर होगा वो 7, वो आपका माध्य होगा। क्या होगा? माध्य। यानी माध्य को ही हम बोलते हैं औसत। और माध्य कितना निकल आया? 7। कितना निकल आया? 7। तो एक फॉर्मूला और सीख लेना आप लोग को। माध्य बराबर क्या होता है? माध्य बराबर होता है कुल प्रेक्षणों का योग। माध्य बराबर होता है कुल प्रेक्षणों का योग। कुल प्रेक्षणों का योग। प्रेक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या। अब कुल प्रेक्षणों का ये देखते हैं। 3 और 4 कितना होता है? 7। 7 और 7 14, 14 और 6 20, 20 और 8 28, 28 और 7 35, 28 और 7 कितना होता है? 35, 35 और 7 42, 42 लिखना है। कितना नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7, 7। अब क्या यहां दिखाई दे रहा है? 7 का पढ़म 42 कितना बार में? 6 बार में। तो माध्य कितना है? 6 है। क्या है? 6। 3 और 4 कितना था? 7। 7 और 7 14, 14 और 6 20, 20 और 8 28, 28 और 7 35, 35 और 7 42। कितना संख्या? 1 2 3 4 5 6 7।
तो 42 जो है वो 7 का पार्ट कितना में कटेगा, 6 बार में। तो ये माध्य आपका 7 नहीं है, कहीं हम लोग मिस्टेक किए हैं। माध्य जो है आपका 7 नहीं होगा, कहीं हम लोग मिस्टेक किए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं होता है तो हम इसको हम एवरेज मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इसको हम एवरेज मान लेते हैं। अब ये एवरेज से 3 कितना कम है, -3 कम है। ये कितना कम है, -2 कम है। ये कितना अधिक है, 1 अधिक है। ये इक्वल में इसे मतलब 0 लिखना है। ये +2 अधिक है, ये +1 अधिक है, और ये +1 अधिक है। -2 +2 कैंसल, -3 + a कितना जगह, -2, +1 और +1 +2, ये कैंसल। इसका मतलब है एवरेज कितना आ गया, 6 आ गया। और एवरेज को ही हम बोलते हैं माध्य, क्या बोलते हैं, माध्य। तो जो आपका जो राइट आंसर होगा वो 6 जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, ट्वेंटी 21 क्वेश्चन है। प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा, माध्य क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, विषम संख्या क्या होता है, वैसे संख्या जो 2 से नहीं कटता, वैसे संख्या जो 2 से नहीं कटता हो। तो बात करते हैं 1 2 से नहीं कटता है, 3 नहीं कटता है, 5 नहीं कटता है, 7 नहीं कटता है, 9। तो ये आपका 1 3 5 7 9, ये 5 प्रथम 5 विषम संख्या है। इसका हमको माध्य पूछ रहा है, माध्य पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो हम क्या मान लेंगे, हम इसको एवरेज मान लेते हैं। एवरेज कितना दिया है, 5। आप देख रहे हैं एक जो है 5 से कितना कम, -4 कम है। 3 जो है 5 से कितना कम है, 2 कम है। 5 से कितना कम है, यानी कुछ नहीं कम है तो 0 है। 7 जो है 5 से कितना अधिक है, 2 अधिक है। 9 जो है वो 5 से कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो +4 -2, सॉरी +2 -2 कट गया, +4 -4 कट गया। इसका मतलब एवरेज कितना माना था, 5। यही आपका जो होगा माध्य होगा। एवरेज को ही बोलते हैं माध्य। माध्य कितना गया, 5। यदि इससे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फार्मूला तो आप लोग जानता होगा, या फार्मूला आप लोग पढ़ा जरूर होगा कि माध्य बराबर क्या होगा। माध्य बराबर क्या होता है, कुल परीक्षणों का योग, कुल परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की संख्या, परीक्षणों की संख्या। अब हम देखते हैं 1 और 3 कितना हो गया, 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 16 और 9 25। कितना संख्या है, 1 2 3 4 5। तो 25, 5 का पड़ा कितना में कटेगा, 5। तो ये आपका माध्य निकला है। यही पर पूछ रहा है प्यारे बच्चों, 22 क्वेश्चन पूछ रहा है 2 3 0 3 8 6 का बहुलक क्या होगा, बहुलक क्या होगा, क्या होगा। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, बहुलक क्या होता है,
जो आंकड़ों में जो संख्या सबसे अधिक बार आया हो, जिस आंकड़ों में जो संख्या सबसे अधिक बार आया हो उसी को हम बोलते हैं बहुलक। यदि इस आंकड़े की बात करें तो इस आंकड़े में ऐसी कौन सी संख्या है जो सबसे अधिक बार दिखाई दिया है? 3। आने हम यहाँ देखते हैं कि 2 कितना बार आया? 1 बार आया है। 3 कितना बार आया? 2 बार आया है। 0 कितना बार आया है? 1 बार आया है। 8 कितना बार आया? 1 बार आया है। 6 कितना बार आया? 1 बार आया है। इसमें से कौन सी संख्या है जो सबसे अधिक बार आया? 3। तो बहुलक जो आपका होगा वो क्या होगा? 3। 23 क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 5 6 7 6 4 2 1 का माध्य का क्या होगा? माध्य का क्या होगा? क्या होगा? बहुत ही इजी प्रश्न है। माध्य का पूछ रहा है तो माध्य का क्या होता है समझाता हूं। सबसे पहले क्या करना होगा? आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखते हैं। 1 2 4 5 6 6 7 1 2 4 5 6 6 7। यहां देखेंगे नंबर कितना दिया है? 1 2 3 4 5 6 7। ये जो 7 है वो विषम संख्या है। विषम संख्या है। जब n विषम संख्या हो तो माध्यिका का जो फॉर्मूला होता है n+1/2 का वापद n कितना थे? 7 7+1/2 वापद 7 1 8 8/2 वापद 8 का पढ़म 2 कितना बार में आएगा? 4 बार में। फॉर्मापद में कौन सा नंबर है? 1 2 3 4 5 5 है। जो 5 होगा वो आपका माध्य का होगा। ये समझिए 3 स्टेप ये चल गया, 3 स्टेप ये चल गया, बच्चा यही, ये आपका माध्य का होगा। ट्वेंटी 24 क्वेश्चन है। आर त्रिज्या तथा एच ऊंचाई वाले बेलन का आयतन क्या होगा? बेलन का आयतन क्या होगा? तो बेलन किस तरह होता है दोस्तों? बेलन की जो आकृति होता है वो इस तरह होता है। ये आर होता है। ये बेलन का ये जो हाइट होता है, ये बेलन का जो ये हाइट होता है। तो बेलन का आयतन बराबर क्या लिखेंगे? बेलन का आयतन बराबर क्या होगा?
पाई आर एक्स बार एच। ये बेलन का आयतन होता है। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एक्स बार 2 पाई आर कॉमन हो जाएगा एच प्लस आर। ये बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 2 पाई आर एच। ये आप लोगों को मोटा मोटी याद रखना होगा, इनसे प्रश्न बनता है। ये हो सकता है कि आप लोगों को एग्जाम में पूछ सके। तो 25 क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा? तो गोले का आयतन हमेशा रखना है। ये गोला है, ये त्रिज्या आर है। तो गोले का जो आयतन होता है, गोले का आयतन जो होता है वो 4/3 पाई आर क्यू होता है। यदि हम अर्धगोले का आयतन की बात करें, अर्धगोले का आयतन की बात करें तो गोले के आयतन का आधा होता है 2/3 पाई आर क्यू होता है। गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 4 पाई आर क्यू होता है। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2 पाई आर क्यू होता है। अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 2 पाई आर क्यू होता है। नहीं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है तो पाई आर स्क्वायर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। ये आपका करेक्ट है। ट्वेंटी 26 क्वेश्चन है। वह घटना जो घटित नहीं हो सकती है, उसका मान कितना होगा? उसका मान कितना होगा? याद रखना है दोस्तों, जो घटना घटित है उसकी जो अधिकतम मान होगा वो 1 होगा। जो घटना घटित नहीं है उनका जो न्यूनतम मान होगा वो 0 होगा।
यानी वह घटना जो घटित नहीं है उसका जो न्यूनतम मान होगा वो 0 के इक्वल होगा, चाहे 0 से बड़ा होगा, और वह घटना जो घटित है वो 1 से छोटा होगा और 1 के इक्वल होगा। ये आपको मोटा मोटी याद रखना होगा। वह घटना जो घटित नहीं है उनका जो न्यूनतम मान होगा वो 0 होगा, चाहे 0 से छोटा होगा, चाहे 0 होगा, चाहे 0 से बड़ा होगा। वह घटना जो घटित है वो 1 के इक्वल होगा और 1 से छोटा होगा। 27 दिया है। यदि x 3, 4, 5 का माध्य 5 है, 5 हो तो x का मान ज्ञात करें। x का मान ज्ञात करें। तो ये माध्य दे रखा है 5, क्या दे रखा है 5। तो हम क्या करते हैं, माध्य बराबर क्या आता है, कुल प्रेक्षणों का योग। इसका मतलब x प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, x प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4, माध्य 5 तो 5 x प्लस 3 और 4 7, 7 और 5 12 बटे 4, 5 के 20 माइनस 12 इक्वल टू x बराबर 8। ये जो आपका x का जो मान आएगा वो 8 आएगा। क्या आएगा 8। माध्य बराबर क्या लिखा, x प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 4 कर दे। माध्य कितना दिया 5, तो 5 के 20 प्लस 12 इधर जाएगा माइनस 12 इक्वल टू x बराबर 8। ट्वेंटी 28 क्वेश्चन है। यदि आंकड़ों का माध्य 5 माध्य का 6 हो तो बहुलक का मान क्या करें। बहुलक का मान ज्ञात करें। माध्य का बहुलक का संबंध होता है। बहुलक बराबर क्या लिखेंगे, बहुलक बराबर लिखेंगे 3, बहुलक बराबर क्या लिखेंगे 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। यानी मॉड बहुलक को क्या बोलेंगे, मॉड मीडियन टू माध्य। मॉड को z से रिप्रेजेंट करते हैं और मीडियन को m से रिप्रेजेंट करते हैं और मीन को x से रिप्रेजेंट करते हैं। z बराबर 3m माइनस 2x। यहां पर आप लोगों को बहुलक पूछ रहा है तो 3, माध्य कितना दिया है, माध्य दिया 6 माइनस 2 इंटू, माध्य कितना दिया है 5, 6 दिया 18, 2 5 10, 18 में 10 जाएगा तो 8। ये आपका बहुलक कितना आ गया, ये बहुलक जो हो गया है वो 8 आ गया।
29 क्वेश्चन दिया है, एक घन का आयतन 216 सेंटीमीटर क्यों है। तो घन का किनारा कितना होगा, किनारा कितना होगा। घन क्या होता है प्यारे प्यारे बच्चों, एक अक्षवार के जैसा होता है, यानी वर्ग के जैसा होता है। ये घन है, क्या है, घन है। इनका जो आयतन है वो 216 सेंटीमीटर क्यों है। ये इनका किनारा होता है, क्या होता है, किनारा। तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन बराबर लिख सकते हैं ए क्यू, क्या होता है, ए क्यू। घन का आयतन 216 सेंटीमीटर क्यों दिया है, और ए क्यू। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या हो गया, 216 का यदि हम गुणनखंड करते हैं तो 6 × 6 × 6 बराबर ए क्यों होता है। तो 6 के बार है 3 बार, तो 6 पर पावर 3 लिखेंगे, बराबर ए क्यों लिखेंगे, क्यों क्यों कट गया तो ए बराबर 6 सेंटीमीटर। ये घन का किनारा हो जाएगा, ये घन का क्या आ जाएगा, किनारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। इस वीडियो का आप लोगों के लिए अंतिम प्रश्न है, और वो प्रश्न क्या है, 30 क्वेश्चन। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, अर्धवृत्त का परिमाप आप लोगों को पता होगा क्या होता है। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, पाई r + 2r। r कॉमन ले लूंगा, पाई + 2, r का मान 7, पाई का मान 22/7 + 2, 7 × 22/7 + 7 × 2, 7 का पढ़म 7 1, 22 का पढ़ा 1 22 + 7 दूनी 14, ये 36। ये इनका अर्धवृत्त का परिमाप निकल आया, अर्धवृत्त का परिमाप निकल आया। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आया है, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर इसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट 2 लेकर आऊँगा, जो कि बोर्ड लेवल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन माना जाएगा। तब तक आप लोग घरों में बढ़िया से पढ़ें। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।